सफ़रे मन मान और अहमद किस्त नंबर 20। वो सारे दिन की थकी हुई थी। इससे पहले उसने कभी इतना काम नहीं किया था और आज तो सारा दिन ही काम में गुजर गया था। और ऊपर से बातों रवैयों ने उसके ज़हन पर गहरा असर छोड़ा था। आमना की बातें जो उसने साहिब के मुतालिक की थी, फिर बीबू जी की ख्वाहिश, असबा की पशेमानी और पछतावा, और ये जुमला, काश सब पहले जैसा हो जाता। इस काश की लिस्ट बहुत लंबी होती है। ये दिल से आह की सूरत निकलता है। काश कोई गम, कोई पशेमानी, कोई पछतावा ना हुआ। काश कोई आँख नम ना हो, कोई दिल ना दुखे, ना टूटे, कोई किसी का साथ ना छोड़े। काश की सद में खुद सकूत भी हम कलाम होता है, खामोशी सदा बन जाती है। इसका ताल्लुक माज़ी से होता है। जब इंसान माज़ी को कुरेदता है तो माज़ी की तलख़ियों, वाक़यात, हादसात पर पछताता है कि काश ये ना करता, वो ना करता, कोई गलती ना करता। उसका साया मुस्तक़बिल में भी पड़ता है कि काश ऐसा हो जाए, ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, तमन्ना आरज़ू भर आए। ऐसे ही काश की लपेट में शनाया भी थी, जिसका ताल्लुक माज़ी से था और उसकी परछाई मुस्तक़बिल में झलक रही थी। शनाया ने थके वजूद और ज़हन के साथ लेटना चाहा, फिर सोचा बाल समेट ले। वो इशा पढ़ने से पहले नहाई थी, सारा दिन काम में जो लगी रही थी। वो बेड से उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई, कंघा उठाया और बालों में फेरने लगी। तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। एक निगाह शनाया के सरापे पे डाली। उसने ब्लैक सूट ज़ेब तन कर रखा था, दुपट्टा काला और सुर्ख कंट्रास्ट में था। गीले से बाल जिसमें वो खोई-खोई सी कंघा कर रही थी। वो कदम ब कदम चलता हुआ पीछे आ खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर उसके उलझे से चेहरे के सामने चुटकी बजाई। वो चौंकी, सामने घनी पलकें उठाए देखा। उसके अक्स से निगाहें मिली, जो पीछे खड़ा उसे निगाहों के हिसार में लिए हुए था। वो अगले ही पल निगाहें झुका गई। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सारा दिन घर नहीं आए तो मैं बस मुझे याद कर रही थी। जाने किस ख़्याल के तहत पूछा। लहज़ा मोहब्बत से चूर था। आँखों में तड़पते बेपनाह जज़्बे, बेताबी किसी कैफ़ियत में उसने शनाया को शानों से थामा। मैं क्यों याद करूँगी? और कोई काम नहीं है करने को? मुस्कुराहट दबाए शरारत की निगाहें नहीं उठाई। और कोई काम होना तो नहीं चाहिए। मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने अटेंड नहीं की। उसका चेहरा अपनी तरफ फेरे शिकवा किया। शनाया के उड़ते बाल उसके हाथों से उलझ रहे थे। अच्छा, वो फ़ोन चार्जिंग पे था, सबसे देखा ही नहीं। मैं देखती हूँ। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी तो बाकर ज़मान हटकर बेड पे बैठ गया। शनाया ने पलट कर देखा, वो उससे कुछ थका हुआ सा लगा था। वो फ़ोन थामे पास आकर बैठ गई। खाना लाऊं? नरमी से पूछा। नहीं, खाना तो खाकर आया हूँ। चाय का कह आया हूँ, शम्मो लाती होगी। तुम परेशान क्यों हो? बाकर ज़मान ने अचानक पूछा। हाँ, नहीं, नहीं तो। शनाया ने दानिस्ता इनकार किया, मगर वो उसके अंदर की कश्मकश पढ़ चुका था। तो मेरा वहम होगा? पूरी तरह चेहरा फेरा और हाथ बढ़ाकर बाल उसके कान के पीछे अड़से। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाकर ज़मान ने हाथ पीछे किया और सीधा हो बैठा। इतने में वो अंदर दाखिल हुए और पास आकर कहा, भाई, चाय। अस्पा की आवाज़ पर वो ठटका, हैरत से ऊपर देखा और चाय पकड़ ली। शनाया ने तशक्कुर भरी नज़रों से अस्पा की तरफ देखा, हल्का सा मुस्काई। बाकर ज़मान समझ नहीं सका अस्पा से क्या कहे। फिर अगले ही पल बोला, पानी नहीं लाई? मैं ले आती हूँ, तुम बैठो। शनाया ने फ़ौरन कहा और उठकर चली गई। वो यही चाहती थी, अस्पा और बाकर अकेले हों, बात करें, बेशक शिकवा शिकायत करें। दिल में बोझ रखने से बेहतर होता है जो शिकवा कर लिया जाए, नाराज़ हुआ जाए। उससे पहले कि बाकर ज़मान कुछ बोलता, अस्पा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। आंखें सावन की बदली की मानद बरसने लगीं और उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, सर झुकाए। वो अस्पा की इस हरकत पर शॉक्ड रह गया। चाय वाला कप एक तरफ रखा और फ़ौरन अस्पा के हाथ थाम लिए। ये क्या कर रही हो अस्पा? उठो फ़ौरन, ऊपर बैठो। वो नहीं उठी, सर झुकाए माफ़ी मांगी गई। उसके लब खामोश थे, बस आंखें माफ़ी की इल्तिजा कर रही थी। बाकर ज़मान ने उसे बाजुओं से पकड़ा और उठाकर ऊपर बिठाया। ऐसी कोई गलती नहीं की तुमने अस्पा, जो तुम्हें मेरे सामने ऐसे सर झुकाना पड़े। जो गलतियाँ मैंने की हैं, उनके लिए मेरा सर कट भी जाए तो कम है भाई। वो जिस गलती की बात कर रही थी, बाकर ज़मान इस बात से लाइल्म था, और लाइल्म ही तो रहना बेहतर था। अस्पा, बीबू जी कहती हैं, सबसे बड़ी गलती होती है अपनी गलतियों से बेखबर रहना।
और बाखबर होकर भी उसका एहसास ना होना, एहसास होने पर इस्लाह ना करना। तुम बाखबर भी हो, एहसास भी है तुम्हें, और ये काफ़ी है। बकर समान ने नरम अंदाज में समझाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। लेकिन भाई, मेरी खता बहुत बड़ी है। मैं आवाज़ रंध गई थी। गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो, माफ़ करने का इरादा हो तो बस ज़र्फ़ से गलती से बड़ा करना पड़ता है। शनाया ने आते ही मदाखलत की, पानी का गिलास बकर समान की तरफ बढ़ाया, जो उसने पकड़ लिया। तुम लोगों की ज़िंदगी की उलझनों, मुश्किलों और इन बिखरे रिश्तों की वजह मैं हूँ। मैं आई तुम लोगों की ज़िंदगी में और सब कुछ बिखर गया। ये अफ़सोस पल-पल मुझे अंदर से काटता है और ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, शनाया ने उदासी से कहा और बाकर समान के हाथ से ग्लास वापस पकड़ लिया। तुम आई और चली गई थी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम खुद ही उस सब का ज़िम्मेदार हैं। अस्मा ने उसे बरियों ज़िम्मा करना चाहा। तुम दोनों ये बातें छोड़ो। चाय ठंडी हो गई मेरी। इस बात पर दोनों मतवज्जो हुई। शनाया ने चाय पकड़ ली। जाने लगी तो अस्मा उठी। साथ बाकर ज़मान भी खड़ा हो गया और अस्मा के सर पर हाथ रखा और बोला, माज़ी को बदला नहीं जा सकता, पर इसे सबक सीखकर हाल को बेहतर तरीके से जिया जा सकता है और मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोचा जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जब भी मुड़कर देखोगी मुझे, बाकर ज़मान को अपने साथ पाओगी। हुँ, धीरे से कहा, सर को मुस्बत अंदाज में खम दिया और चल दी। मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगी। रो लो, जी भर के, लेकिन सिर्फ आज की रात। शनाया ने साथ चलते हुए कहा, कुछ दुख होते हैं जिन पर एक बार जी भर के रो लेना काफ़ी होता है। पर शनाया, कुछ दुख बड़े गहरे होते हैं जिन पर पूरी उम्र रोना भी काफ़ी नहीं होता। वो कहती आंसू पोंछती आगे बढ़ गई और शनाया उसे दुख से देखती उदासी से किचन की तरफ बढ़ गई। अगले 5 मिनट बाद शनाया चाय लेकर वापस कमरे में आई तो देखा बाकर समान वहीं जमीन पर निगाहें गाड़े बैठा था। वो पास आई और चाय का कप आगे किया। कुछ चौंक कर बाकर समान ने पकड़ा। वो पीछे हटने लगी तो बोला, तो तुम्हें मेरे साथ रहने पर अफसोस है और सारी उम्र रहेगा? ये सुनकर शनाया के कदम एकदम जम गए, जैसे जमीन ने सख्ती से उसे जकड़ लिया हो। दिल की धड़कनें भी नामहसूस अंदाज में मिस हुई थी। बाकर समान ने कुछ देर पहले की हुई बात को कुछ अलग ही लबो लहजे अंदाज में दोहराया था और शनाया एक पल को लरस सी गई थी। अफसोस आपके साथ रहने पर नहीं, आपकी जिंदगी में आई मुश्किलात पर है, जिसकी वजह मैं हूँ। क्या मैं वजह नहीं हूँ? सवाल किए मुंतजिर रही। वो नहीं बोला। चाय पीता रहा, निगाहें झुकाए, पुरसोच अंदाज। मुझे याद है अच्छी तरह, आपने कहा था शनाया, मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत सी उलझने मुश्किलात हैं। इनमें मजीद इजाफा ना करो। वो धीमा सा मुस्कुराई और ड्रेसिंग टेबल की टेक छोड़ दी। तब और बात थी, मुख्तसरन कहा। तब और अब में क्या फ़र्क है? वो पूछे बिना न रह सकी। तुम नहीं जानती? अंदाज सवालिया था। जानने और समझने में फ़र्क होता है। आप समझा दो? खड़े-खड़े ही पूछा। इधर आओ मेरे पास। पाकर सामान ने कप साइड टेबल पर रखा और दोबारा कहा, आओ। वो गहरी सांस भरती आगे बढ़ी और पास आकर बैठ गई। पाकर सामान ने चेहरा उसकी जानिब फेरा। उसकी निगाहों की लो से वो कुछ खज्जल सी हुई। तब तुम मेरी मेरी मुश्किलात की वजह थे और अब मेरी मुश्किलात का हल हो। तब गम थी और अब आराम हो। और कुछ समझाऊं या काफ़ी है? पंखे की हवा से उसके झूमते बाल वो कान के पीछे अड़सने लगा। वही हाथ शनाया ने थाम लिया। आज पहली बार उसकी मजबूत पुरहिद्दत गिरफ्त और तड़प पर वो चौंक गया। वो शनाया के लब हिले पर कुछ कह नहीं सकी। वो बीबू जी की कही बात पर अमल करना चाहती थी पर अंदर से डर सी गई उसके रिएक्शन से। मगर आज वो पुरसकून था। अस्मा से बात करने के बाद खुश था। वो उसे फिर से परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा कुछ नहीं तो ज़रा लैपटॉप तो दो मुझे, कुछ काम है। वो कहता सीधा हो बैठा। शनाया ने हाथ नहीं छोड़ा। सारा दिन काम खत्म नहीं हुए। अंदाज खुफकी से भरा था। उसने आईब्रो उचकाए। क्या मतलब? अब आप मुझे वक्त दें और कोई काम नहीं। मुझे एक मेल चेक। उसने इसरार किया। नहीं का मतलब है नहीं। वो भी बज़िद थी। अच्छा जी, और कोई हुक्म? हार मानते हुए कहा, अब बैठो, मैं बाल समेट लूँ। वो इसका हाथ छोड़ने उठने लगी। रहने दो, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। बाकर ज़मान ने उसे कलाई से पकड़कर बिठा दिया और निगाहों का जाल बिछाया। वो निगाहें चुरा गई। अजीब बात थी, वो नहीं देखता था तो वो तड़प जाती थी। देखता था तो निगाहें चुरा जाती थी। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, उसने मुँह बसोरा।
नहीं का मतलब है नहीं। उसके ही अल्फाज दोहराए और मज़ीद कहा, "एक बात मैंने तुम्हारी मानी, एक तुम मेरी मान जाओ।" शनाया सुन के मुस्कुरा दी और बोली, "बिज़नेसमैन हो, डील करना खूब जानते हो, ऐसा ही समझ लो।" मुस्कुराकर हाथ से शनाया के चेहरे को थपका, उठा, चलने लगा और वहीं रुक गया, कमर पर हाथ रखे। उससे चला नहीं गया, दर्द था उसे यकीनन। "क्या हुआ?" "कमर में दर्द है।" वो बताता हुआ आहिस्ता से चलता हुआ बेड की दूसरी जानिब गया और आराम एहतियात से बैठ गया। "फ़िक्र ना करें, हो जाती है इस उम्र में, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं ना।" शनाया ने उसे तंग करने का इरादा कर लिया था। बाकर ज़मान ने जवाबन घूर कर देखा और कहा, "सारा दिन कुर्सी पर बैठने की वजह से है।" बाकर ज़मान ने कमर पर हाथ रखे ही कहा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे उसे वाक़ई दर्द था। शनाया मामला सीरियस समझते हुए उठकर दूसरी तरफ आई और बोली, "लेट जाएँ, दबा देती हूँ।" संजीदा सा बनाए मुँह बनाए कहा। वो खामोशी से आराम से लेट गया, पेट के बल और चेहरा तकिए में छुपा लिया। वो बेड पर चढ़ी और खड़े होकर एक पाँव उसकी कमर पर रखा। बाकर ज़मान ने करंट खाकर चेहरा फेरा और घूर कर कहा, "मारने का इरादा है?" "नहीं, आराम पहुँचाने का।" मुस्कुराहट दबाए कहा, "ये एहसान ना करो मुझ पे, बैठो नीचे।" हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और वो गिरने वाले अंदाज में बैठ गई और हंसने लगी। अगले ही पल बाकर सामान को घूरते हुए पाया तो चुप हो गई। मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। लब एक दूसरे में पेवस्त। सॉरी, धीमा सा कहा। उसकी टांगों की तरफ खिसकी और हाथों से नरमी से दबाने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बस कर दो। कहकर सीधा हुआ कोहनी की बल। इतना सीरियस क्यों हो गई हो? आंखों से मोहब्बत बरसाते हुए पूछा। दर्द पहले भी होता है या आज ही हुआ? वो संजीदगी से पूछने लगी। पहले भी होता है कभी कभी, जवाबन बताया। डॉक्टर को दिखाया? मजीद पूछा। नहीं, क्योंकि इस उम्र में ये दर्द तो आम सी बात है। बुढ़ा जो हो गया हूँ। शनाया को उसकी शरीर गहरी आंखों में शरारत नजर आई। वो उसको नॉर्मल करना चाहता था, संजीदगी के खौल से निकालना चाहता था। हाँ, हो तो गए हो। बिल्कुल। बाकर ज़मान कुछ देर देखता रहा और फिर अचानक तेवरे बिगाड़े। शनाया समझ गई, फौरन समझी और उठने लगी। तुम्हें अभी बताता हूँ। वो कहता उजलत में पलक झपकते आगे बढ़ा और उसे जकड़ लिया। वो वहीं हंसती गई और उनकी हंसी की गूंज में गम, उदासी कहीं दूर जा छुपे थे। अगले दिन हर सू उजाला फैला तो सुनहरी धूप चमकने लगी, मगर हिद्दत ज्यादा न थी, क्योंकि अभी सुबह की रौनक मांद नहीं पड़ी थी। नाश्ता किया जा चुका था। पाकर सामान कहीं बाहर था। बीबू जी हवेली के बाहर सुहेब की गाड़ी के पास खड़ी थी। वो चेकअप करवाने जा रहा था। गुलजार अहमद और मुरीद साथ जा रहे थे। परेशान नफीसा भी साथ जाने की जिद कर रही थी। बीबू जी इसको समझा और संभाल रही थी। गाड़ी चली तो वो दुआएं देती अंदर आ गई। शनाया छत पर खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। अचानक उसकी निगाह सड़क की तरफ फिरी तो देखा बाकर सामान पैदल चला आ रहा था। आते जाते लोग उसे सलाम कर रहे थे। वो सबकी मुस्कुराहट का जवाब दे रहा था। मुस्कुराकर सर की जुम्बश से, हाथ के इशारे से उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो कोई बिजनेस टाइकून था। लोग उससे मिलने को तरसते थे। गार्ड्स की गाड़ियां उसके आगे पीछे होती थी और यहाँ गांव में वो आम लोगों की तरह रह रहा था। ना कोई गुरूर, ना बनावट, ना दिखावा। अजीब सा शख्स था शनाया की समझ से बाहर। शनाया के लबों पर दिलकश मसरूर सी मुस्कुराहट बिखरी। वो उसकी सादगी पर मर मिटी थी। इतने में गाड़ी उसके पास रुकी। मरीद निकला। बाकर सामान ने उसे कुछ हदायत दी। फिर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी उसका फोन बजा। वो कान से लगाए बात करने लगा। नामहसूस अंदाज में निगाहें ऊपर उठी और शनाया पे जा ठहरी। हाथ हिलाए तो वो मुस्कुरा दी। इतने में उसे आमना ने आवाज दी तो वो नीचे आ गई और बाकर सामान वहीं खड़ा बात करने लगा। शनाया नीचे आई तो देखा आमना सेहन में चारपाई डाले अहमद को मालिश कर रही थी। शनाया वहीं पास बैठ गई और नन्हे अहमद के रुई के गालों से भी नाजुक हाथों को नरमी से छूने लगी। नासिर भाई अब खुश हैं? आमना के बोलने से पहले शनाया ने पूछा। बहुत खुश। बेटे का बाप जो बन गया है, आमना ने मसरूफ से अंदाज में बताया और अहमद को कपड़े पहनाने लगी। और आप? मैं तो पहले भी माँ थी और अब भी हूँ। माँ तो माँ होती है, चाहे बेटी की हो या बेटे की। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह की लाख लाख बार शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझ नाचीज को माँ का रुतबा अता किया। शनाया ने उसके चेहरे की तरफ देखा।
जहाँ सुकून, इत्मीनान था। बुलाया था? कोई काम है तो बताएँ। शनाया ने बुलाने की वजह दरियाफ्त की। बस एवें ही, अकेली बैठी थी तो बुला लिया। तूने वो बात भी अधूरी छोड़ दी थी ना। कौन सी? वो नहीं समझ सकी बात का मतलब। मोहब्बत वहाँ क्यों होती है जहाँ उसकी ज़रूरत कदर नहीं होती? इस सवाल पर शनाया मुस्कुरा दी और कहा, मैंने कौन सा मोहब्बत में पीएचडी की है? सवाल को मजाक का रंग दिया, जानबूझकर। इतना तो जानती हो, जो मोहब्बत करता है उसकी पीएचडी हो जाती, वो चाहे न चाहे। घाट घाट का पानी जो पीना पड़ता है। आमना ने खुशगवार अंदाज में कहा और अहमद को दूध पिलाने लगी। मालिश के बाद वो बहुत सुकून में था। शायद इसलिए कि हम अल्लाह की तरफ पलट सकें, क्योंकि मोहब्बत में लगी चोट, उसका इलाज किसी तबीब के पास नहीं होता, सवाए अल्लाह के। ज़रूरी नहीं होता, मोहब्बत के मुतल्लिक सबके ख़यालात, सोच, जज़्बात एक से हों। ये जिसको जो देती है, जिस पर जो कैफ़ियत गुज़रती है, वो वैसा ही नाम देता है। शनाया ने रवानी में बात मुकम्मल की। तुम क्या नाम दोगी इसको? मैं? कोई एक कैफ़ियत हो तो बताओ। ये हर गुज़रते पल एक नई कैफ़ियत से दो चार करती है। शनाया लाजवाब सी हो गई। ये तो सच है शनाया, इसके कई रूप हैं। एक अस्पा है और एक तुम। दोनों के सोच, ख़यालात, कैफ़ियत, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो दर्द ही दर्द है और तुम खुश ही खुश। फ़िराक और विसल, वफ़ा और बेवफ़ाई, दो अलग-अलग ज़ातें होती हैं। दोनों के रंग-ढंग वखरे-वखरे होते हैं। आमना ने गहरी बात की। उसका दर्द देखकर मेरी खुशी खुशी नहीं रहती भाभी, महज़ खुशी का लिबादा रह जाती है। वो हद से सिवा उदास हुई। अस्मा का गम उसे हर वक्त बेचैन रखता था। ठीक हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे-जैसे ज़ुहैब की बेवफ़ाई पर यकीन आता जाएगा। समेटने लगेगी खुद को। कच्ची उम्र के रोग बड़े पक्के होते हैं रानी। बीबू जी ने अचानक आकर कहा तो शनाया उठ खड़ी हुई। बीबू जी ने एक निगाह अहमद को देखा और आमना के सरापे पर हाथ रखा और कहा, अपना भी ख्याल रखा कर। लहजे में फ़िक्र ही फ़िक्र थी। चल, आ मेरे साथ, बात करनी है। जी, जी चलें। कहती शनाया उलझ सी गई। उसे शक था बीबू जी ने क्यों बुलाया था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये सोचकर उसकी उलझन परेशानी में बदल गई। बाकर से बात की? क्या कहता है? बीबू जी ने दो टोक पूछा। शनाया साकत हुई। हलक खुश्क पड़ा। उसे मालूम था अच्छी तरह बीबू जी क्या पूछ रही थी। वो मैं नहीं बात कर सकी। अटक कर मुश्किल से तोड़कर जुमला अदा किया और मज़ीद बोली, मैं करूँगी बात। आप फ़िक्र नहीं करें। मैं उनके रिएक्शन से डर गई थी। कहीं वो परेशान या ख़फ़ा ना हो जाएँ। स्याह घनी पलकें झपकाए, चेहरे पर शर्मिंदगी, रंजीदगी का साया था। ये बात पता नहीं क्यों ज़हन में टिक के रह गई है। ऐसे दिल बैठा जा रहा है। बीबू जी सीने पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठ गई, तो शनाया तेज़ी से आगे बढ़ी। उनके सामने ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथ थामे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? कुछ नहीं होता, परेशान ना हो। वो जैसे ही आते हैं मैं बात करती हूँ। वो बीबू जी की हालत से डर सी गई थी। तभी रसान से तसल्ली दी और उन्होंने शफ़क़त भरा हाथ शनाया के सर पे रखा। इतने में अचानक अस्पा अंदर दाखिल हुई। शनाया को ज़मीन पर बैठे देखा तो चौंकी और फिर संभल कर बोली, नयाज़ तैयार है बीबू जी। अच्छा, कुछ कुछ मस्जिद भिजवा दे, बाकी शाह साईं मज़ार के ले जाएँगे। मस्जिद में दे आऊँ? मस्जिद में मैं दे आऊँ? शनाया ने फ़ौरन कहा, हाँ, दे आ। बीबू जी ने नरमी से कहा। शनाया खुश होकर उठी और अस्पा के साथ कमरे से निकल गई। बीबू जी मज़ार पर जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने लम्हों में सदियों का सफ़र किया था और आज फिर से सफ़र में थी। मुतमईन, आसूदा, सातों कोसों कज़ा के रंगों की तरह खुशी उसके चेहरे पर रक़्सा थी। आँखों पे नूरानी चमक पे घनी स्याह पलकों का पहरा, चाल में मज़बूती, एतमाद। इन रास्तों से बेखबर कहाँ थी, इस मिट्टी की महक से वाकिफ़ थी। कच्ची गली की नुक्कड़ पर पहुँचकर वो मुड़ी और मस्जिद में दाखिल हुई। आज उसकी टाँगों में पहले जैसी कँपकँपाहट, लर्ज़िश नहीं थी, चेहरे पर सुकून था। आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती सहन अबूर किए बरामदे में पहुँची। इधर-उधर निगाहें फेरी। इमाम साहब उसे दिखाई न दिए। वो मायूस हुई। इतने में एक शख्स उनके सामने आ खड़ा हुआ और बताया, इमाम साहब घर पर हैं। अच्छा, ये नियाज़ बीबू जी ने भिजवाई है। शनाया ने ट्रे आगे बढ़ाई, जो उस शख्स ने थाम ली और शनाया वहाँ से पलट आई। पहले तो हवेली जाने का सोचा,
پھر سوچ بدلی اور قدم مخالف سمت بڑھا لیے۔ سلام امام صاحب۔ قریب آ کر سلام کیا۔ وہ امام صاحب کے گھر آ گئی تھی۔ تجھ پہ بھی سلامتی ہو دھیرانی۔ سلام کا جواب دیے وہ بیوی کی چادر درست کرنے لگے۔ وہ لیٹنے لگی تھی۔ آنٹی کو کیا ہوا؟ بخار تھا، اب تو بہتر ہے۔ تو اب بیٹھ۔ شنایا قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ کر امام صاحب کو بیوی کی خدمت میں لگے دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔ اتنے میں امام صاحب بھی پلٹ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ڈاکٹر دیکھ کر گیا ہے، اب ٹھیک ہے، تو اپنی سنا۔ امام صاحب نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے ڈاکٹر کا بتایا اور ساتھ اس کی خیریت بھی پوچھی۔ میں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ نیاز دینے آئی تھی، مسجد میں رکھی ہے، آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا کیا، میں بس جانے والا تھا۔ ایک بات پوچھو امام صاحب؟ کچھ کشمکش کی کیفیت میں شنایا نے اجازت طلب کی۔ ہاں پوچھ دھیرانی۔ آپ کو معلوم ہے زہیب کے ساتھ جو ہوا اور کیسے ہوا؟ ہاں، سارے پنڈ کو پتا ہے۔ اس برخوردار نے زمان باقر زمان کے لیے گڑھا کھودا اور خود گر گیا، پھر اس گڑھے سے نکالا بھی باقر زمان نے اور اس کو ہی گناہ گار تصور کر لیا گیا۔ بڑا ظرف عطا کیا اللہ نے باقر کو، سلامت رہے۔ امام صاحب نے چند لفظوں میں ساری بات سمیٹ دی تھی۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے نا، میرے دل میں چچا چچی کے لیے پہلے والی عزت نہیں رہی۔ مجھے مجھے نفرت۔ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چپ ہو گئی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ مزید بولی۔ میں کسی منفی جذبے کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی۔ مجھے خود سے عجیب سی الجھن ہو رہی ہے۔ کیا کروں امام صاحب؟ وہ واقعی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ جب کوئی ہمارے عزیز کو دکھ تکلیف دے تو اس شخص کے لیے منفی جذبات تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ جذبات میں تضاد تو ہوتا ہے، انسان اس تضاد کی زد میں ہمیشہ رہتا ہے۔ پر تیری الجھن بتا رہی ہے یہ زیادہ دیر تیرے اندر ٹکے گی نہیں۔ جس جذبے کو جتنی خوراک دو وہ اتنا ہی پروان چڑھتا ہے اور اتنے تناور شجر بن جاتا ہے، اور تو کسی نفرت کے شجر کی پرورش نہیں کر سکتی۔ بے فکر ہو جا، امام صاحب نے سمجھایا نرمی سے۔ جو ہماری وفا مخلصی کے منہ پر تماچے مارتے ہیں ان سے بھی بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے، احساس سے جڑ جاتے ہیں۔ ان کا خیال جب بھی ہے تکلیف ہی ہوتی ہے۔ شنایا اپنی ہی آواز میں گم تھی۔ خیالات کا پہرا نہیں دیتے نا لوگ، امام صاحب بولے اور پانی کے جگ کو ڈھانپنے لگے جو بیوی کی چارپائی کے پاس پڑا تھا۔ خیالات کا پہرا؟ شنایا نے ان کے الفاظ دہرائے سوالی انداز میں۔ ہاں، خیالات کا پہرا دینا چاہیے۔ یہ سوچے خیالات ہی تو الفاظ بن کے زبان سے نکلتے ہیں، کبھی زخم دے جاتے ہیں تو کبھی خوشی۔ یہ تو سو گئی آرام سے، اب میں مسجد جاتا ہوں۔ جی، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ پھر ساتھ چلتے ہیں، امام صاحب نے کہا تو وہ ساتھ چل دی۔ تجھے مل گیا سکون؟ ساتھ چلتے ہوئے امام صاحب نے پوچھا۔ راستہ مل گیا ہے، وہ جواباً بولی۔ کون سا راستہ؟ اللہ کا۔ یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے امام صاحب، اس کی منزل بھی یقیناً بہت خوبصورت ہوگی، لیکن منزل کی اب پرواہ نہیں، بس دعا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے موت آ جائے۔ شنایا کے لفظوں میں سچائی، مضبوطی، پختگی تھی، آنکھوں میں چمک، چہرے پر نور کا احالہ۔ میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں، اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرے، دعا دی اور مزید بولے۔ یہ خواہشوں تمناؤں کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، ایسے ہو جائے تو سکون کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جی امام صاحب۔ وہ باقر آیا تھا، پریشان تھا، خود سے ڈرا ہوا، ٹوٹا ہوا ہے وہ۔ اس کو جوڑنا تیرا کام ہے، ہو سکتا ہے جوڑنے کے اس عمل میں تم کو تکلیف سے گزرنا پڑے، کیونکہ اندر سے ٹوٹے ہوئے انسان کے ہر جذبے میں انتہا کی شدت پائی جاتی ہے، وہ چاہے ہنسنا ہو، خاموشی ہو، محبت ہو یا نفرت۔ تنہائی ایسی چاہتا ہے کہ اپنے سائے کو بھی قریب برداشت نہیں کر سکتا۔ شنایا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، سمجھتی رہی۔ اگلے ہی پر پوچھا، کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ یہ سن کر امام صاحب مسکرا دیے۔ یہ تو امانت ہے، امانت ہی رہنے دے، پر تو سمجھ گئی ہے نا میری بات؟ جی سمجھ گئی، وہ مسکرا کر کہتی الوداعی گفتگو کے بعد وہاں سے چل دی تھی۔ وہ حویلی پہنچی تو سب مزار پر جانے کے لیے تیار تھے، بس اسی کا انتظار تھا۔ اس نے حویلی میں بے قرار نظر پھیری مگر اسے باقر زمان نظر نہ آیا، وہ کہیں باہر ہی تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔
बीबू जी के अलावा नफीसा और अस्पा थी। गफूर साथ था। आमना हवेली में ही रुक गई थी और शम्मा उसके साथ। बाजार पर पहुंचकर वो गाड़ी से निकली। उसे वो वक्त याद आया जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी। तब हालत कुछ और थी। उसके ख्याल भी कुछ और थे। तब वो अपने अंदर की एक जंग लड़ रही थी, अंधेरे में भटक रही थी, किसी रोशन रास्ते की तलाश में थी, हासिल की चाह में तड़प सुलग रही थी। और अब उसकी कैफियत माज़ू की बिल्कुल बरअक्स थी। उसके अंदर सुकून था, ज़ात में ठहराव। कहते हैं हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। सब बदल जाता है, वक्त के तेज बहाव में बह जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सब कुछ बदल जाता है। सोच, ख़यालात, तसव्वुरात, दोस्तियाँ, हत्ता कि मोहब्बत भी। जो वक्त के तेज बहाव में बह जाए, वक्त के सख्त थपेड़ों को सह न सके, वो मोहब्बत ही होती है। मोहब्बत तो तूफानों में सख्त थपेड़ों को सहकर खत्म होने की बजाय मजीद पुख्ता होती है और इज्जत की पहरेदार भी। बाजार पर रौनक अरूज पर थी। कवालियां, मलंगों की धमालें, लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। कोई खुशी से चमकता चेहरा, तो कोई उदासी नकाहत से थका। किसी की आंखों में बेकरारी तो किसी की आंखों में सुकून उतरा हुआ था। कोई खुशी से तो गम में अश्क बहाए जा रहा था। शाह साईं के मजार पर हाजिरी देकर वो निकली और बैरूनी एरिया में आ गई। उसकी निगाहें ठहर सी गईं। वहीं वो बाकर जमान की माँ से मिली थी। उनकी बातें, गम गमंदोज से भरा लहजा, शनाया के अंदर दर्द की नई लहरें छिड़ गई थीं। नम आंखों में वो वहां से पलटी तो सामने खड़े वजूद से टकराते टकराते बची। उसे देखकर एक लम्हे को साकत हुई और अगले ही पल नम आंखों से मुस्कुराई। आप यहाँ? बस यही कह सकी। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? बाकर जमान ने मसनूई संजीदगी से पूछा। बिल्कुल आ सकते हैं, शनाया ने कहते हुए नामहसूस अंदाज में आंखें पोंछी। हमारे साथ ही आ जाते। बाद में क्यों? बाद में नहीं, मैं तुम लोगों से पहले आया था। अब तो जानने वाले था। तुम पे निगाह पड़ी तो इधर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो इर्द गिर्द निगाहें घुमाने लगा। मैं? ऐसे ही। अब चले, बीबी जी ढूंढ रही होंगी। वो उजलत में जाने लगी। ये नहीं बताया कि उसकी माँ की याद उसे इस तरफ खींच आई थी। अभी रुको थोड़ी देर। अच्छा लग रहा है यहाँ। क्या सोच रहे हैं? उसे पुरसोच अंदाज में देखा तो पूछा। बस, ऐसे ही कुछ याद आ गया। क्या? वो मुतजस्सिस हुई। कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ी थी, वासिफ अली वासिफ सरकार की। इसमें एक सवाल था कि लोगों को मज़ारों, दरगाहों पे क्या मिलता है? क्या नज़र आता है? क्या नज़र आता है? वो तजस्सुस से सवाल करने लगी। बहुत खूबसूरत जवाब लिखा गया था कि किसी ने जहालत देखी, किसी ने खुदा को देखी, किसी ने फना देखी, तो किसी ने बिका, किसी को शर नज़र आया तो किसी को वहदत। कोई रक़्स देखता है तो कोई परवाज़, कोई गुनाह देखता है तो कोई सवाब, कोई बिद्दत देखता है तो कोई राज़ व नियाज़। किसी ने गैर अल्लाह को देखा तो किसी ने ऐन अल्लाह। मुख्तसर ये कि जिसका जो हाल था उसने वही देखा। बाकर ज़मान ने रवानी में बात मुकम्मल की। वो पूरी दिलजमी से सुन रही थी। बात तो सही है। इंसान का जैसा बातिन हो, उसे वैसा ही ज़ाहिर नज़र आता है। इर्द-गिर्द देखते वो बोली, वो अकेले नहीं थे। वहाँ और भी काफ़ी मर्द व ख़वातीन थे। हाँ, बिल्कुल। वो जो नेक ईमानदार हों, उसे हर तरफ ईमानदारी दिखाई देती है और बेईमान को बेईमानी। बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया की मोहताज होती है। अंदर जंग चल रही हो तो बाहर भी तूफ़ानी झक्कड़ ही चलता दिखाई देते हैं। शनाया ने उसके चेहरे को अपनी निगाहों के हिसार में लिए पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी। जब अचानक पाकर ज़मान मुतवज्जो हुआ और पूछा, क्या देख रही हो? अच्छे लगते हैं आप फ़लसफ़ियाना बातें करते हुए। मस्नूई संजीदगी की चादर ताने कहा, आँखों में अजीब सी चमक थी। इस उम्र में फ़लसफ़ियाना बातें ही करूँगा ना। चलो, बाकर ज़मान ने जवाबन उसी अंदाज़ में कहा और शहादत की उँगली से उसकी नाक को छुआ। वो मुस्कुराता हुआ चल दिया। वो भी उसके कदमों के निशानों पर कदम रखती पीछे-पीछे चल दी थी। वो चलती हुई एक चूड़ियों के स्टॉल पर रुक गई और चूड़ियाँ पसंद करने लगी। बाकर ज़मान फ़ोन कान से लगाए रश से ज़रा परे चला गया। यकीनन कोई ज़रूरी कॉल थी। अगली कुछ देर में काले रंग की चूड़ियाँ पसंद किए हाथ लड़के की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वो हाथ पकड़ता, बाकर ज़मान ने शनाया की कलाई पकड़ ली। लड़के के हाथ से चूड़ियाँ लेकर शनाया को दी। लड़की को पैसे थमाए और चल दिया। शनाया बमुश्किल हंसी दबाए साथ चल पड़ी थी। वो समझ गई थी, बाकर ज़मान नहीं चाहता कि उसे कोई हाथ लगाए।
वो दोनों आगे पीछे चलते चलते गाड़ी तक आए। बीबो जी, नफीसा और असमा वहां मौजूद थी। वो इन दोनों को देखते ही गाड़ी में बैठ गई। शनाया आगे बैठी तो बीबो जी ने कहा, तो बाकर के साथ आ जा। ये सुनकर शनाया रुक गई और अगले ही पल बाकर सामान की गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। गाड़ी कच्ची सड़क पर चल रही थी। बाहर के मनाजर भागते महसूस हो रहे थे और वो अंदर बैठी हंसी जा रही थी। बाकर जमान ने पहले तो इनको इग्नोर किया। जब वो चुप नहीं हुई तो पूछा, क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही हो? कोई जिन चिपक गया है क्या? जिन नहीं चिपका, मैं आपके जेलस होने की फीलिंग्स पर हंस रही हूँ। हंसते हुए ही हंसने की वजह बताई। जेलस मैं? किससे? ताज्जुब से पूछा, गाड़ी ड्राइव करते हुए। इस चूड़ियों वाले से। ये सुनकर बाकर सामान के तासुरात कदर बिगड़े। वो फौरन बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरा दिमाग सही है, बिल्कुल। आपकी हरकत बहुत अजीब थी। वो बेचारा चूड़ियां पहनाने लगा तो आपने मेरा हाथ खींच दिया क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा कि वो मेरा हाथ पकड़े। वो पूरी तरह बाकर सामान की तरफ घूम के बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं, देर हो रही थी, मैंने सोचा घर जाके पहन लेना। एवं ही टाइम ज़ाया करना था। वो नहीं माना शनाया की मंतक। मेरी तरफ देखकर ये बात करो। शनाया उसकी तरफ जरा झुकी। तुम्हारा हाथ कोई और मर्द देख ही पकड़े ये बात मुझे बुरी लगी। इसमें क्या बुरा है? बाकर जमान ने उसके माथे पर चपल लगाई तो वो पीछे हुई। तभी वो दोबारा गोया हुआ। हाँ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मर्द हाथ लगाए। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। सिर्फ मेरा। उसके लहजे की पुख्तगी शनाया को अपने अंदर उतरती महसूस हुई। ख्याल तो मेरा भी कुछ ऐसा है कि आपको इसका जुमला पूरा नहीं हो सका। बाकर जमान ने एकदम ब्रेक पर पाँव रखा। गाड़ी झटका खाकर रुक गई। शनाया बमुश्किल संभली। क्या हुआ? फौरन पूछा। गाड़ी खराब। मैं देखता हूँ। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया। देखा तो गाड़ी के टायर की हवा निकल चुकी थी। टायर पंचर हो चुका था शायद। बाकर सामान ने गहरी सांस भरी। चंद लम्हे इधर उधर देखा। फिर बालों में हाथ मारता गाड़ी में आ बैठा। फोन उठाया। कॉल मिलाई। शनाया ने कुछ पूछना चाहा। हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा। वो नहीं बोली। कुछ देर बाद फोन कान से हटा लिया। कॉल पिक नहीं की गई थी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। दोबारा कॉल मिलाते हुए बताया। हवेली तक तो पहुंच ही जाएगी। आप स्टार्ट करो। मशवरा दिया। चुप करके बैठो। शनाया ने मुंह बसूरा और बाहर की तरफ देखने लगी। वो मुसलसल फोन पे लगा हुआ था। शनाया थोड़ा आगे झुकी और भेदियानी में डैशबोर्ड को खुरचने लगी। बाकर जबान की अचानक निगाह पड़ी तो उसने फौरन शनाया का हाथ हटाया और घूर कर देखा। वो पूरी तरह चेहरा फेर गई। अगली कोशिश के बाद वो फोन हाथ में घुमाता आराम से बैठ गया। तभी शनाया ने उसकी जानिब चेहरा फेरा और गोया हुई। आपके मुलाजमीन ने कहा था हमारे साथ बहुत सखी हैं। अब सोचा है तो लगा है वो सच कह रहे थे। अब वाकई बहुत सखी हैं। हर मामले में दिल खोल कर खर्च करते हैं। वो भी बात कर ही रही थी जब वो दरम्यान में टोक कर बोला। कहते हैं सखी वो होता है जब देने पे आए तो उससे भी कम लगे और ले तो कम भी ज्यादा लगे। मैं भी यही कह रही थी। जब आप देते हैं तो कुछ ज्यादा भी आपको कम लगता है। वो चाहे रुपया पैसा हो, वक्त हो, नफरत हो या मोहब्बत। शनाया को वक्त याद आया जब बाकर जमान उसे धुतकारता था, नफरत करता था। इतनी नफरत कि उसे देखना नहीं गवारा करता था। ना उसकी आवाज को कानों तक रसाई देता था। और अब निगाहों में ऐसे समो लेता कि पलके तक नहीं झपकता था। सारा दिन भी शनाया के साथ रहता तो समझता एक पल ही गुजरा है। उसकी मोहब्बत में अजीब सा जुनून था जिससे शनाया कभी डर जाती थी तो कभी रूम रूम खुशी से सरशार हो जाता। उसकी रूह तक सैराब हो जाती। इसे मैं तारीफ समझूं या तंज? वो पूछे बगैर ना रह सका। दोनों। उसने जरा झुककर आगे का और हंसती हुई गाड़ी से उतर गई। बाकर जबान भी गाड़ी से उतरा। सड़क पर खड़े होकर चंद पर इधर उधर देखा। फिर शनाया के पास आया। दोनों को ढलते सूरज की नारंगी रोशनी ने अपने हिसार में लिया। चलें, कहता हुआ वो सड़क से नीचे फसलों की तरफ उतर गया। कहाँ? फौरन पूछा। हवेली। मुख्तसरन कहा और चलता रहा। पैदल कैसे? गाड़ी। वो पूछती पीछे चलने लगी। गफूर ले जाएगा। चलते हुए ही कहा। बाकर सुनो तो, इतना तेज क्यों चल रहे हो? वो गुस्से से कहती तेज चली उसके कदम दरमियान का फासला बढ़ा रहे थे। वो फसलों के दरमियान बने कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। दिन सपहर से नीचे आया था।
धूप की शिद्दत अब कम हो चुकी थी। हल्की-हल्की हवा चलने लगी थी। हम सड़क की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। थक गई हो? अपनी मखसूस रफ्तार में चलते हुए पूछा। न रुका, न पलटा। अगले ही पल शनाया की हल्की सी चीख पर एकदम रुक गया। मुड़कर देखा, वो जमीन पर बैठी थी, पाँव को हाथ में जकड़े। वो वापस चलकर आया और बोला, बुढ़ा मुझे कहती हो, चला खुद से नहीं जा रहा। ये सुनकर शनाया ने ऊपर देखा। वो मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। तभी घूरकर देखने लगी और कहा, किसने कहा मुझसे नहीं चला जा रहा? मैं चल सकती हूँ। कहकर वो उजलत में उठने लगी, पर इस कोशिश में नाकाम रही। दर्द से उठा ना गया। उसे मोच आ गई थी। बाकर जमान ने उसकी नाकाम कोशिश पे नफी में सर हिलाया और पास बैठकर उसके पाँव को चेक किया। चंद पल हाथ से नरमी से मलता रहा। शनाया को पसीना आया हुआ था। आगे के बाल पसीने में लिपटे, कपड़ों पे भी धूल मिट्टी से अटे पाँव। उस पर शनाया पे उसे बेपनाह प्यार आया था। उसकी मोहब्बत में वो क्या से क्या बन गई थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। अगले ही पल उसे बाजू से पकड़कर उठाया। वो पहले तो कुछ डगमगाई, लड़खड़ाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधी होकर चलने लगी। जल्दी चलो, कहीं गीदड़ों की खुराक ही न बन जाए। डरा क्यों रहे हो? वो चलते चलते कहने लगी और दोनों एक ट्यूबवेल की तरफ बढ़े। शनाया ने हाथ मुंह धोया। उसी पर बाकर जमान दूसरी तरफ से आ खड़ा हुआ। शनाया ने हाथ में पानी लिया। इससे पहले कि वो उस पर फेंकती, वो शनाया का इरादा भांपते हुए फौरन पीछे हट गया और दूर जाकर खड़ा हुआ, लबों पर मुस्कुराहट सजाए। जब वो पानी पीकर पीछे हटी, तो बाकर जमान आगे आया, हाथ धोए, पानी पिया और शनाया के पास गया। हाथ उसके चेहरे पर छनकारे। उसने बेसाख्ता आंखें बंद की। अगले ही पल चौंके खोली, ठठक सी गई थी, ताज्जुब, हैरत से। वो उसके दुपट्टे से हाथ पोंछ रहा था। उसका ये अमल शनाया को बेहद हैरान कर गया। उसने कभी देखा नहीं था किसी ने दुपट्टे से हाथ पोंछे हों। उसके घर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल किया जाता था। वो ज़्यादा इस बात पर हैरान हुई कि बकर समान जैसा शख्स ये अमल दोहरा रहा था। एक पढ़ा-लिखा, स्टाइलिश, मॉडर्न ख़यालात का मालिक, बिज़नेस टाइकून। उसकी ज़ात के सारे पहलू आहिस्ता-आहिस्ता शनाया पे अयां हो रहे थे। उसकी सादगी पर वो ताज्जुब का शिकार हुई थी। क्या सोच रही हो? बुरा तो नहीं लगा मेरा तुम्हारे दुपट्टे से हाथ पोंछना? उसे सोच में गुम देखा तो पूछने लगा और जेब से फ़ोन निकाल लिया। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? शनाया शौक से कुछ निकली। एक बार पहले मैंने ऐसे ही साफ किए थे, तब तो इतनी हैरान नहीं हुई थी। वो हैरत भांप गया था। तब मुझे लगा था मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं। मैं खफा थी ना। मेरी ये आदत बहुत पुख्ता थी। अम्मा के पल्लू से हाथ मुंह पोंछना। फिर अम्मा के जाने के बाद छूट गई। अब तुम आई हो तो फिर से ये आदत सर उठाने लगी है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बाकर जमान कॉल मिलाने लगा। आप अम्मा का बहुत जिक्र करते हैं, कभी वालिद का नहीं किया। क्यों? शनाया ने मुनासिब मौका समझते हुए बात शुरू की। उसे बीबू जी को कोई जवाब देना था। शनाया के लहजे में झिझक, कशमकश थी। बाकर जमान ने कोई जवाब नहीं दिया। नागवारी की सिलवटें उसकी कुशादा पेशानी पर उभरी आई थीं। खुशगवारी एक पल में खत्म हो गई थी। बीबू जी परेशान हैं बहुत। वो चाहती हैं आप वालिद की कब्र पर जाएं, मग़फ़िरत की दुआ करें। नेक औलाद मग़फ़िरत का ज़रिया होती है। बाकर ज़मान इस बात पर भी नहीं बोला। चंद कदम चला और उससे दूर होकर फ़ोन पर बात करने लगा। यकीनन गफूर से बात कर रहा था। शनाया का दिल डूब सा गया। वो समझ नहीं सकी ज़मान अहमद का ज़िक्र करके उसने अच्छा किया था या बुरा। वो भी परेशान सी खड़ी थी जब वो करीब आया और कहा, चलो, कहकर हाथ बढ़ाया। उसे याद था शनाया को मोच आई थी। इसके लिए चलना मुश्किल था।